हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द फिजिक्स गेम पर। और यहाँ पर मैं आपसे बहुत समय बाद मिल रहा हूँ क्योंकि कुछ रीजंस वगैरह थे जिसकी वजह से मैं वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। तो लेकिन अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने पूरा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पूरा पोर्शन हमने कवर अप कर लिया था। अब बारी हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की है और हम फिजिकल केमिस्ट्री को भी बहुत अच्छे से यहाँ पे ख़त्म करेंगे। अब लेकिन एक चीज़ और ध्यान में रखिए, अब यहाँ से आपके सॉल्यूशंस भी है का मीन्स क्वेश्चंस शुरू होंगे। सॉल्यूशंस चैप्टर हमारा यहाँ पे पहला होने वाला है, जिसमें देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग आज इंट्रोडक्शन, सॉल्युबिलिटी, हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसके जैसे ही सारे पार्ट्स कवर अप हो जाएंगे, हम इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अब हर चैप्टर के बाद अब आपको शॉर्ट नोट्स की जरूरत यहाँ पर पड़ने वाली है। और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के भी शॉर्ट नोट्स आपको बहुत जल्दी बहुत आराम से मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए तो अभी हम चलते हैं अपने सोल्यूशन चैप्टर पर बिना किसी टाइम वेस्ट के। आइए अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का हमारा पहला वीडियो है, तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आइए देखें यहाँ पे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज नोन एज, यानी कि हमें यहाँ पर बताना है कि जब दो या उससे ज्यादा सब्सटेंसेस का जब मिक्सचर होता है तो हम उसको क्या कहते हैं। जब इसका मतलब ये है कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो चीजें आपकी सोल्यूशन में प्रेजेंट होती हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे लिख भी लीजिए, जब हम लोग सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट लेते हैं तो आपको यहां से सीधा सॉल्यूशन मिलता है। आपके सिलेबस में यहां पर बाइनरी मिक्सचर्स के बारे में ही हमें पढ़ना है, यानी कि आपका सल्यूट जो रहेगा वो भी एक तरीके का ही होगा और जो सॉल्वेंट है वो भी आपका एक तरीके का ही होगा, और जिसके बाद आपको यहां से सॉल्यूशन मिल जाएगा। समझे? बाइनरी मिक्सचर जब एक तरीके का सॉल्यूट हो और एक तरीके का सॉल्वेंट हो तब आपको वहां पर एक बाइनरी मिक्सचर मिलता है, उसी को हम सॉल्यूशन कहते हैं। और यहीं पे यही पूछ रहा है कि होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज नोन एज, तो आप समझ गए होंगे कि ये आपका यहाँ पर और कुछ नहीं, अरे एक मिनट, ये आपका यहाँ पे सी वाला हो जाएगा, ये डी नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। तो आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पे ये जो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सी चार मीन्स क्वांटिटीज हैं जो कि आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं। टेम्परेचर पे डिपेंड करने का अब यहाँ पे आपको मेन मोटिव एक पता होना चाहिए कि टेम्परेचर जो रहता है, टेम्परेचर का किस्सा तभी आएगा जब आपके सामने यहाँ पर वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम होगा तभी टेम्परेचर का खेल आएगा, क्योंकि आपने ये सब चीज़ें तो पढ़ी ही होंगी अपने बचपन में। तो टेम्परेचर तभी केस आएगा जब वॉल्यूम होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका पहला दिया हुआ है मोलैलिटी, यानी कि ए ऑप्शन, तो ए आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत होने वाला है। ए इसलिए आपका गलत होगा क्योंकि मोलैलिटी क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में आप इसे रखते हैं, ये आपका यहाँ पे 1 किलोग्राम होगा। 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हो तब उसे हम मोलैलिटी कहते हैं। पेन का कलर यहाँ चेंज कर लो ना। अभी जरूरत नहीं है ना। चलने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। पेन का कलर चेंज देखो, रेड कलर समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि पेन का कलर यहाँ चेंज कर लो। मैं ठीक तो लग रहा है लेकिन नहीं नहीं समझ में आ रहा उतना। डार्क लगा, यहाँ जाओगे, यहाँ पे रेड वीडियो कलर। पॉज कर दियो क्या? नहीं वीडियो चल रहा है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही अपलोड हो जाएगा। वाइट कलर देखो अच्छे से दिख रहा है। ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे जो आपका पहला है जो कि है आपका मोलैलिटी, तो मोलैलिटी आपकी बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि मोलैलिटी जो होती है, अभी आपने क्या देखा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होते हैं तब उसे हम यहाँ पर मोलैलिटी कहते हैं। और मोलैलिटी का याद रखिएगा, इसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मोलैलिटी आपकी हमेशा स्मॉल m से ही डिनोट होती है, और जो यहाँ पर आपकी सी मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी को हम लोग यहाँ पर कैपिटल M से डिनोट करते हैं। कैपिटल M का मतलब आपकी मोलैरिटी। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसी से देख लीजिए, अब आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि अब यहाँ पर मोलैलिटी जो है वो तो आपकी पहले बात तो डिपेंड नहीं करेगी, मोलैलिटी आपकी गलत है। ठीक है, अब अगला देखिए मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है? मास परसेंटेज भी आपका यहाँ पे बिल्कुल गलत होने वाला है। अब ऐसा, इसके पीछे का रीजन आप जानते ही हैं क्यों। यहाँ पे मास परसेंटेज भी गलत होगा, क्योंकि मास परसेंटेज का आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि गिवन, लिख लीजिए यहाँ पे सीधा, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है? गिवन मास of a component upon total mass of the solution, total mass of solution। यानी कि कोई भी आपके सामने एक कंपोनेंट दिया रहेगा, उस कंपोनेंट का जो भी मास दिया है अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू व्हाट गिव्स यू मास परसेंटेज। अब क्यों, और यहाँ पर एक चीज और होता है कि ये दोनों जो रहते हैं ये यहाँ पर डायमेंशन, इसका कोई भी मीन्स यूनिट नहीं होता है, क्योंकि देख सकते हैं ऊपर की भी क्वांटिटी सेम है और नीचे की भी क्वांटिटी सेम है, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, और ये भी किसी भी तरीके से आपके वॉल्यूम पे तो नहीं जा रही है, यानी कि मास परसेंटेज भी आपका यहाँ पे बिल्कुल गलत है। तो अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। इससे पहले इसको यहाँ पे इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे इरेज करने के लिए देख लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे, अब देखिए, अब यहाँ पे आपके सामने क्या है, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन, यानी कि सी और डी बचा है। अब एक बार बताइए, मोल फ्रैक्शन के बारे में आपने क्या पढ़ा है? मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं? मोल फ्रैक्शन निकालने का जो आपका फॉर्मूला होता है, यानी ये होता है आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, क्या होता है, गिवन मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट अपॉन उन दोनों कंपोनेंट जो उस सॉल्यूशन में पड़े हुए हैं, इसके बेसिस पे हमारा मोल फ्रैक्शन निकलता है। आपके यहाँ पे सिलेबस में सिर्फ बाइनरी मिक्सचर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम Na का जो मतलब होता है वो होता है हमारा सॉल्वेंट के मोल्स, और Nb आपका मतलब सॉल्यूट के मोल्स। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं सॉल्यूट का, क्योंकि यहाँ पे Nb को हम याद रखिएगा, Nb जो रहता है वो आपका Nb जो है वो हम इसको सॉल्यूट से डिटरमाइन करेंगे, कितने सॉल्यूट का कितने पार्टिकल्स हैं, और Na जो रहता है ये होता है आपका सॉल्वेंट। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं किसी भी तरीके से वॉल्यूम का टर्म तो नहीं आ रहा है, तो टेम्परेचर का यहाँ भी बात नहीं होगा। इसका मतलब आपकी जो आपका ये जो मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है ये भी आपका बिल्कुल गलत है। सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा बच रहा है जो कि आपका यहाँ पर सी ऑप्शन मोलैरिटी है। अब मोलैरिटी के बारे में अभी यहाँ पे हम बात करते हैं। तो मोलैरिटी आपकी क्या होती है, जल्दी जल्दी बताइए, सोचिए। इसको हम इरेज कर लेते हैं बिना किसी टेंशन के। तो देखिए, अब यहाँ पे आपकी मोलैरिटी क्या होती है। मोलैरिटी जैसा कि आप सभी ने पढ़ा ही होगा कि मोलैरिटी, हम 11th में भी हमने ये बात पढ़ा था। तो मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी यहाँ लिख लेते हैं, मोलैरिटी जो कि आपकी कैपिटल M से डिनोट होती है, और वो क्या होती है, गिवन मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, क्या होता है ये होता है आपका वॉल्यूम। यानी कि यहाँ पे तो वॉल्यूम का टर्म आ गया, और अगर यहाँ पे वॉल्यूम का टर्म आ गया तो क्या सही होगा, क्या सही होगा, बिल्कुल सही, आपकी मोलैरिटी जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगी। यानी कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन।
अब इस क्वेश्चन के बेसिस पे आपने यहाँ पे चार चीजें सीखी कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी क्या होती है और मोल फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो अब उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। और याद रखिएगा सिर्फ मोलैरिटी और एक टर्म आपका और आता है जो कि होता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। सिर्फ यही दो टर्म्स ऐसे हैं सॉल्यूशंस में जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं, और कोई भी टर्म आपकी टेम्परेचर पे कभी डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि वहां पे और टेम्परेचर से रिलेटेड कोई बात ही नहीं होती है और ना वहां पे कोई वॉल्यूम का टर्म आता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब यहां पर हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 750 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl विथ 250 मिलीलीटर ऑफ 2 मोलर HCl इज। यानी कि यहां पर हमें निकालना है मोलैरिटी क्या होगी। अब मोलैरिटी का तो हमने फॉर्मूला देखा था कि मोलैरिटी क्या होती है। मोलैरिटी आपकी होती है गिवन मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम। ये हमने देखा था, लेकिन यहाँ पे अब हमें दे दिया है कि यहाँ पर हमें मोलैरिटी भी दे दिया है और ये हमारे यहाँ पे मिलीलीटर में हमारा यहाँ पे मींस इसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे दो मिक्सचर्स को कंबाइन किया जा रहा है, यानी कि एक 0.5 मोलर के HCl को 0.2 मोलर के HCl से मिक्स कर रहे हैं। तो मिक्स करने के टाइम पे उनकी वहाँ पे मोलैरिटी क्या होगी, तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो कि आप यहाँ पे लिख लीजिए। वो होता है कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ये होता है आपका M1V1 प्लस M2V2 और ये होता है होल अपॉन M1 प्लस M2। ये फॉर्मूला आपका होता है जिसके थ्रू आप यहाँ पर जब दो मोलर सॉल्यूशंस को जब मिक्स किया जाता है तो उन दोनों की मिला के मोलैरिटी कितनी निकलती है वो इस फॉर्मूला के थ्रू यहाँ पे निकलती है। तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन M1 प्लस M2। ये आपका जो दिया हुआ है यहाँ पर, ये आपका पहले सोल्यूशन का यानी कि पहले मोलर सोल्यूशन का वॉल्यूम है और उसकी मोलैरिटी है, और यहाँ पे दूसरे वाले की वॉल्यूम है, दूसरे वाले का मोलैरिटी। अब टोटल कितने करते हैं, दोनों मोलैरिटी को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। इसको मिटा देते हैं। फॉर्मूला आपने देख ही लिया है, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन M1 प्लस M2। इस तरीके से हम यहाँ पे निकालते हैं। तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे पहले चलते हैं बिना किसी देरी के। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी हमें यहाँ पे M निकालना है। ठीक, तो अब यहाँ पर यहाँ पे एक बार और फॉर्मूला लिख देते हैं, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक, अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। अब पहले वाले का कितना दिया है मोलैरिटी, 0.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके वॉल्यूम 750 मिलीलीटर से और प्लस करेंगे कितना है 2 मोलर इंटू 250। ये हमारा मल्टीप्लाई होगा और अपॉन कितना हो जाएगा M1 प्लस M2, यानी कि 0.5 प्लस 2। अब इसको जोड़ेंगे तो हमारा अगर यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो ये कितना आ जाएगा आपका डायरेक्टली, ये हो जाएगा आपका 375 प्लस 500 अपॉन 2.5। और इसको अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे 875 अपॉन 2.5 और इसको यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका दिया हुआ है किसमें मिलीलीटर के टर्म से दिया हुआ है। तो इसको जब आप पूरा सॉल्व कर लेंगे तब आपको सॉल्व करने के बाद ऑप्शन में यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे ये आपका 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तब आपको यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो सीधा आपको यहाँ पे ए मिलेगा। इसको आप सॉल्व करके आराम से देख सकते हैं बिना किसी टेंशन के, ए ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन, यहाँ पर अगले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, द मोलैरिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन which has a density of 1.84 gram per cc at 35 डिग्री सेल्सियस and contains 98% by weight is। यानी कि अब हमें यहाँ पे निकालनी है यहाँ पे इसकी मोलैरिटी। अब हम यहाँ पे ये मोलैरिटी को कैसे निकालेंगे, यहाँ पर मोलैरिटी निकालने के लिए हमें डेंसिटी का टर्म दे दिया हुआ है। अब डेंसिटी का टर्म यहाँ पे दिया हुआ है और ग्राम पर सीसी जो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ये ग्राम पर सीसी जो होता है यहाँ लिख लीजिए, ग्राम पर सीसी इक्वल टू और कुछ नहीं होता, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही होता है। ये आपका होता है ग्राम पर सीसी का यहाँ पर मतलब। ठीक है, ये आपका यहाँ पे मतलब होता है। तो अब यहाँ पे हम इसको इरेज कर लेते हैं एक बार।
तो अब यहाँ पे मोलैरिटी निकालने का एक दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर आपका होता है, उस फॉर्मूला को अब आप यहाँ पे लिख लीजिएगा एक बार, मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मोलैरिटी निकालने का एक और फॉर्मूला होता है जो कि होता है m इक्वल्स टू एक्स इंटू टी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये एक फॉर्मूला होता है आपका मोलैरिटी डिटरमाइन करने का, जब डेंसिटी का टर्म वहाँ पे आपको दे दिया जाता है। उस केस में फिर आप इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो अब x जो है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, x जो रहता है वो x इक्वल टू हमारा जो परसेंटेज में दिया रहता है वही हमारा यहाँ पे होता है। तो अब यहाँ परसेंटेज कितनी दी हुई है, 98%, यानी 98% प्रेजेंट है। डेंसिटी कितनी है, 1.84 इंटू 10। अब ये ग्राम पर सीसी है, ठीक है, तो उसको अभी यहाँ लिखेंगे। अब H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 98 होता है, ठीक। अब हम यहाँ से अगर डायरेक्टली अगर देख ले तो ग्राम पर सीसी दिया हुआ है, तो वो तो हमारा बस वहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हाँ वहाँ पे उसकी यूनिट दी हुई है। अब 98 से 98 अगर आप ये कटेगा, अब फिर यहाँ पे कितना बचेगा, ये आपका ये हो जाएगा 1.84 इंटू 10, और ये कितना हो जाएगा 18.4 ग्राम पर, अरे यहाँ पे मोलैरिटी पूछिए, सॉरी, ये आपकी मोलैरिटी हो जाएगी। एक मिनट, ये आपका इरेज होगा, ठीक। और ये जो आपका यहाँ पर आएगा तो 18.4 जो आया है वो आपका यहाँ पर मोलर यहाँ पे होगा, यानी कि यहाँ से आपका बी ऑप्शन जो रहेगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी यहाँ पे करेक्ट है, या देख लीजिएगा ये वाला करेक्ट है, ठीक। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा। इस फॉर्मूला को आप एक बार देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये फॉर्मूला कभी कभी काम में आ जाता है। ये एक फॉर्मूला है, कभी कभी यूज में आता है, ठीक है। तो अब बिना किसी टाइम वेस्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक बार फिर से मोलैरिटी निकालने के लिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मोलैरिटी ऑफ 1 लीटर सोल्यूशन ऑफ 22.2 ग्राम CaCl2 इज, यानी कि यहाँ पे भी हमें फिर से मोलैरिटी ही निकालनी है। अब यहाँ पे आपका ध्यान देंगे तो ये सिंपल से यही फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है और कुछ नहीं लगने वाला है। तो मोलैरिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, NB कितना होता है, WB यानी कि गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम। और यहाँ पे आपका 1000 में, यहाँ क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे आपका लीटर्स में ही है, जब मिलीलीटर्स में होता है याद रख लीजिएगा, जब मिलीलीटर्स में रहेगा तभी 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, और अगर लीटर में दिया हुआ है तो 1000 से मल्टीप्लाई करने का ऐसा कुछ नहीं होता है, इसको मत लगाइएगा, ठीक है। तो अब क्योंकि सिंपल दिया हुआ है तो WB देख लीजिए कितना दिया हुआ है। WB आपका क्या दिया हुआ है, 22.2 ग्राम है, ये आपका गिवन वेट है। CaCl2 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 111 होता है, इसको डायरेक्टली याद रख लीजिए। और 1 लीटर सोल्यूशन है तो इसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 22.2 अपॉन 111, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स आंसर आपको 0.2 मोलर तक मिलेगा, यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छा लगा। चलिए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सॉलिड सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन, यानी कि सबसे पहले अब यहाँ पे आप समझिए कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सॉलिड सोल्यूट that can be dissolved in a specified amount of solvent does not depend upon, यानी कि ये जो आपका यहाँ पे ये जो लाइंस आपकी पूरी लिखी हुई है, ये यहाँ तक की ये जो है ये और कुछ नहीं बल्कि आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए ये आपकी बल्कि सिर्फ डायरेक्टली सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी है ये। तो यहाँ पे डायरेक्टली टर्म में पूछ लिया है सॉल्युबिलिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए, यहाँ पे पूछा है क्या, सॉल्युबिलिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन, यानी यहाँ पूछा हुआ है कि सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। ये तो भाई ये देख लो ध्यान से, आप यहाँ देख ही सकते हैं, ये जो आपका पूरा डेफिनेशन यहाँ से आपको पता चलेगी सॉल्युबिलिटी क्या होता है, यानी कि कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जितना भी सॉलिड सोल्यूट जब एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डल जाता है और जब वो उसमें डिसॉल्व हो जाता है तो उसी प्रोसेस को ही हम लोग सॉल्युबिलिटी कहते हैं, और सॉल्युबिलिटी का टर्म यहाँ पर आ जाता है। अब एक बार बताइए, अब सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, बताइए, सॉल्युबिलिटी जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, सोच लिया होगा। तो सबसे पहले तो ये डिपेंड करती है कि सॉल्यूट किस तरीके का है, यानी सॉल्यूट एंड इट्स नेचर, यानी कि सॉल्यूट का नेचर क्या है, यानी कि सॉल्यूट और उसका नेचर क्या है, ठीक है। मीन्स आप किस तरीके का वहां पर सॉल्यूट आप डाल रहे हैं उस सॉल्वेंट में, उस पर तो डिपेंड करेगा, उसी हिसाब से तो वो डिसॉल्व होगा, उसी हिसाब से उसकी सॉल्युबिलिटी भी पता चलेगी कि वो कितने अच्छे से डिसॉल्व हो सॉल्युबल है या नहीं है, या कुछ और बात है। अब
ठीक है। अब दूसरा बात क्या होता है, दूसरा ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे, यानी कि सॉल्वेंट किस तरीके का है, उसका भी नेचर क्या है, सॉल्वेंट और उसका नेचर, समझे। अब आपने सल्यूट को डिसॉल्व एक मींस सॉल्वेंट में डाला, अब आपको ये तो पता होना चाहिए कि सॉल्वेंट क्या है, क्या वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या वो एक वाटर है, या कोई जूस है, या किसी और तरीके का कुछ भी लिक्विड है, पता तो होना चाहिए। तो सॉल्वेंट का नेचर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है सॉल्युबिलिटी के केस में, कि कितना बढ़िया तरीके से वो डिसॉल्व करेगा, करता है कि नहीं, क्यों नहीं करता है। अरे भाई समझ गए होगे सॉल्वेंट का नेचर क्यों रिस्पॉन्सिबल है भाई। सॉल्वेंट जब पता रहेगा, जैसे अपने पानी लिया, पानी में अगर आपने चीनी डाला तो चीनी जो रहेगा वो नीचे जाके वहां पे बैठ जाएगा, फिर वो धीरे धीरे आप उसको जब मिक्स करेंगे तो डिसॉल्व उसी में डिसॉल्व होगा, सोल्यूबल हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन अगर आपने वहां पे तेल में चीनी डाला तो चीनी जो रहेगा वो तेल के अंदर तो जाएगा, लेकिन वो वहां पर उतना अच्छे से वो नहीं होगा, डिसॉल्व नहीं होगा, समझे। मीन्स कहने पे बस मत जाइए, आप समझिए इस बात को, समझे। तो जो सॉल्युबिलिटी रहती है वो आपकी सिर्फ दो चीज़ डिपेंड करती है, एक होता है सॉल्यूट और उसका नेचर, एक होता है सॉल्वेंट और उसका नेचर, और किसी भी चीज़ पर ये कभी भी डिपेंड नहीं करती है सॉल्युबिलिटी, इसको याद रखिए, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, नेचर ऑफ सॉल्यूट, ना भैया इस पर तो डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट इस पर भी डिपेंड करता है, बोथ एंड भी, ये तो महागलत है। प्रेशर, क्या प्रेशर पर डिपेंड करता है, सोचिए थोड़ा, बिल्कुल नहीं करता है, यानी कि प्रेशर जो है वो आपका यहाँ पे सही होगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं वो दोनों नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, यानी कि कंप्रेस नहीं हो सकते, उनको किसी भी तरीके से कंप्रेस किया नहीं जा सकता है। सॉलिड को क्या आप कंप्रेस कर सकते हैं, कभी भी उसको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे कंप्रेस होगा, कभी नहीं होगा। तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी जो एक फैक्टर रहती है, जिसकी वजह से आपका सॉलिड जो रहता है वो इनकंप्रेसिबल होता है, और कितना भी प्रेशर आप सॉलिड पर लगाएं वो कभी भी कंप्रेस नहीं होगा, वो टूट जाएगा लेकिन कंप्रेस नहीं होगा, समझे। ये फर्क होता है सॉलिड, जब आप एक सॉलिड का बात करते हैं लिक्विड में, और एक गैस की बात जब लिक्विड में करते हैं। गैस एंड लिक्विड के बारे में अभी आगे बात हम करने वाले हैं, लेकिन इतना याद रखिएगा सॉलिड जो रहता है वो उसके ऊपर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता अगर वो एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व या उसको डाला जा रहा है तो। क्यों, क्योंकि वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। आपका लिक्विड भी इनकम्प्रेसिबल होता है और सॉलिड भी आपका इनकम्प्रेसिबल होता है, दोनों के दोनों आपके इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रेशर का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो डी जो रहेगा वो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक मिनट, हाँ। अब आ गया है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट फॉर हीलियम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर 144.97 किलोबार, 69.16 किलोबार एंड 34.86 किलोबार एट 293 केल्विन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। अब यहाँ पे आपको दे दिया है कि आपको यहाँ पर सॉल्युबिलिटी यहाँ पर आपको बतानी है, सॉल्युबिलिटी आपको यहाँ पे डिटरमाइन करनी है किसके टर्म्स में, आपको यहाँ पर हेनरीज कांस्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है, हेनरीज कांस्टेंट के बेसिस पे आपको बताना है कि इनकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। ये सॉल्युबिलिटी आपको यहाँ पे दे दी। तो अब हेनरीज लॉ की यहाँ पे अब बात आने वाली है। मैंने अभी पिछले बारे में भी सॉलिड एंड लिक्विड की केस की बात की थी, यहाँ प्रेशर का इंपैक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ टेम्परेचर का पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग हेनरीज लॉ में। अब हेनरीज लॉ आपका यहाँ पे क्या होता है, हेनरीज लॉ होता है आपका P इज इक्वल्स टू के एच काई, ये होता है आपका हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ, क्योंकि यहाँ पर हेनरी लॉ यहाँ पे क्या कहती है, कहता है कि प्रेशर जो रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है आपके सॉल्युबिलिटी के, यानी कि आपने जो भी आपकी गैस का मोल फ्रैक्शन है, यानी कि जिसको हम काई से डिनोट करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है गैस एंड लिक्विड के प्रेशर पे, यानी कि उस गैस का क्या प्रेशर है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है उसकी सॉल्युबिलिटी पे, कि मींस उसके मोल फ्रैक्शन पे, कि उसके मोल फ्रैक्शन क्या है। यानी कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। ये सिंपल लाइन का डेफिनेशन है, और भी डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हैं। और जब आप ये कांस्टेंट ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो P यहाँ पर एक आपका KH आता है जो कि आपका हेनरीज कांस्टेंट होता है। तो लिख लीजिए, ये हो जाएगा आपका प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस, KH जो होगा वो आपका यहाँ पे हेनरीज कांस्टेंट हो जाएगा, हेनरी का कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट, और ये जो काई है ये आपकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, अरे आई मीन सॉरी दिस इज नॉट, ये आपका मोल फ्रैक्शन यहाँ पर हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, और ये सब किसका है, गैस का है। तो P से प्रेशर ऑफ द गैस, KH से हेनरीज कांस्टेंट, और काई से आपका मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये होता है। अब इसको हम पहले थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं यहाँ पे जाके,
तो अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे सॉल्व करके और दिखा दिया जा सके। तो बच्चा बाटी अब आपको यहाँ पे समझ में तो आई गया होगा कि क्या होता है यहाँ पे। तो आइए अब आगे बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने अभी क्या पढ़ा कि P जो रहता है वो आपका यहाँ पर KH का ही होता है, ये आपकी हेनरी लॉ होती है। अब अगर यहाँ से आप KH को निकालें तो KH क्या हो जाएगा, P अपॉन काई। ये आपका यहाँ पर हेनरीज कांस्टेंट और सॉलिबिलिटी के बीच में, अरे मोल फ्रैक्शन के बीच में आपका ये यहाँ पर रिलेशन होता है, यानी कि KH जो रहता है वो आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके मोल फ्रैक्शन के। ये बात ये यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए, ये प्रोपोर्शनैलिटी है। यहाँ पे KH जो रहता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है काई यानी मोल फ्रैक्शन के या उसके सॉलिबिलिटी के, मतलब ज़्यादा उसमें वो नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर जिसका KH ज़्यादा होगा यानी कि जिसका हेनरी कांस्टेंट ज़्यादा होगा उसकी सॉलिबिलिटी क्या होगी या मोल फ्रैक्शन, वो उतना ही कम होगा, वो उतना ही कम होगा। और जिसकी हेनरी कांस्टेंट कम होगा उसकी सॉलिबिलिटी मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा। ये तो ये रिलेशन आप याद रख लीजिए कि KH बढ़ेगा तो काई कम होगा और अगर काई बढ़ेगा तो KH आपका कम होगा। ठीक, अब उसी बेसिस पे हमें यहाँ पे देना है। तो अब यहाँ पे एक बार इसको फिर से इरेज कर लेते हैं ताकि समझाने में थोड़ा सा आसानी रहे इरेजर से। इसको हम यहाँ पे इरेज नहीं करेंगे, इस रिलेशन को आप बस डायरेक्टली याद रख लीजिए, इसी रिलेशन के थ्रू आपको यहाँ पे सब पता चलता रहेगा, चलने भी लगेगा। तो अब यहाँ पे पहले लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे आपका यहाँ पे हीलियम दिया हुआ है, हाइड्रोजन दिया है और ऑक्सीजन दिया है। तो अब सबका यहाँ पर दिया हुआ है आपका हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू। तो हीलियम का आपका दिया हुआ है 144.97 किलो बार, ये आपका हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू हीलियम का दिया हुआ है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का देखेंगे तो हाइड्रोजन का आपको दिया हुआ है 69.16 किलो बार, ये आपका हाइड्रोजन का दिया हुआ है। और ऑक्सीजन का दिया हुआ है 34.86 किलो बार, ये आपका यहाँ पर किसका दिया हुआ है, हेनरी कांस्टेंट का। तो अब यहाँ से अगर आप हेनरी कांस्टेंट को लगाएंगे मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे ज़्यादा हेनरी कांस्टेंट किसका है, सबसे छोटा पहले देख लेते हैं ऑक्सीजन का, फिर यहाँ से हाइड्रोजन आ जाएगा, फिर यहाँ से हीलियम आ जाएगा। ये लेकिन आपका किसका ऑर्डर है, ये आपका हेनरी कांस्टेंट का ऑर्डर है। यहाँ पे पूछा है सोलिबिलिटी का ऑर्डर, तो अब बस इसी का हमें ठीक उल्टा लगाना है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये आपका O2 जो रहेगा वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, हाइड्रोजन हमेशा की तरह बीच में रहेगा और हीलियम जो रहेगा वो आपका सबसे पीछे आ जाएगा। ये देख लीजिए, ये आपका हेनरी कांस्टेंट का ऑर्डर है, हेनरी कांस्टेंट ऑर्डर ये वाला है आपका, और ये जो दिया हुआ है आपका ये आपका सॉलिबिलिटी का ऑर्डर है। तो आपको यहाँ पर सॉलिबिलिटी का ऑर्डर लगाना है, हेनरी कांस्टेंट का नहीं। तो जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा। तो अब यही ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा, ऐसा देख लीजिए आपको दिया हुआ है जहाँ पे ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है। ए ऑप्शन में देखेंगे तो हाइड्रोजन, तो ये तो आपका गलत हो गया, ये बी भी आपका गलत है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आ गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन बीच में है, हीलियम इधर है, तो सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छा लगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ गए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 15 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज डिसॉल्व्ड इन 50 ml ऑफ वाटर एंड सम प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, हमने सोल्यूशन की सरफेस यानी उसके सबसे ऊपर वहां पे हमने लगाया है प्रेशर को। अगर इफ वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ प्रेशर देन इट विल रिजल्ट इन solubility decreases, solubility increases, slight increase in solubility या no effect in solubility। ठीक है, तो अब एक बार बताइए यहाँ पे सुक्रोज क्या है, सुक्रोज क्या है, सुक्रोज जो है वो आपका एक सॉलिड सल्यूट है जिसको हम यहाँ पर डिसॉल्व करा रहे हैं 50 ml के पानी में, ये आपका सॉलिड सल्यूट है। और वाटर क्या है आपका, वाटर आपका यहाँ पर एक सॉल्वेंट है। ठीक है, वाटर यहाँ पे आपका एक सॉल्वेंट है। अब मैंने क्या बताया था कि सॉलिड सॉल्यूट को जब भी आप सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो वहां पे प्रेशर का क्या होता है, वहां पे प्रेशर का क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्या वहां प्रेशर कोई इंपैक्ट देता भी है या नहीं देता है। अभी मैंने पीछे बताया था
तो बिल्कुल सही, आपका यहाँ पर प्रेशर जो रहेगा, प्रेशर कितना भी लगा दीजिए, सॉलिड सॉल्यूट को डिसॉल्व किया, प्रेशर का कोई भी इंपैक्ट ही नहीं पड़ने वाला है, प्रेशर का कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो आप कितना भी मर्जी प्रेशर लगा दीजिए, सॉलिबिलिटी का उस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है अगर सॉलिड सॉल्यूट को आपने सॉल्वेंट में डाला है, यानी कि आपका सॉलिबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, सॉलिबिलिटी पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा अगर आपने सॉलिड सॉल्यूट को एक सॉल्वेंट में डाला है। यही केस अगर आपने गैस टाइप का अगर कोई सॉल्यूट को मींस एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया होता, तब वहां पर प्रेशर का इंपैक्ट वहां पे कुछ ना कुछ आता, लेकिन यहां पर ऐसा प्रेशर कोई मतलब नहीं होता है, सॉल्युबिलिटी को कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ गैसेस इन द टैंक्स यूज्ड बाय द स्कूबा डाइवर्स, यानी कि जो स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं, यानी जो पानी के नीचे जाते हैं, उनके पास कुछ टैंक्स दी रहती हैं ताकि उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम ना फील हो। तो अब यहाँ पर उन गैस, वहां पे देखिए 3 तरह की गैस होती है, ये भी देखिए आपको यहाँ से पता चल गया कि स्कूबा डाइवर्स का जो टैंक होता है वहां पे 3 तरह की गैसेस होती हैं, हीलियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये 3 तरीके की गैसेस जो होती हैं वो स्कूबा डाइवर्स जो पानी के नीचे जाते हैं, वो जो अपने साथ टैंक कैरी करते हैं, उसमें आपको 3 तरीके की गैसेस मिलती हैं, हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पे गलत दे दिया है, हाइड्रोजन ही नहीं होगा, गलती से लिखा गया होगा, ये इसको इरेज कर लेते हैं। तो ये आपका यहाँ गया, ये आपका इरेज हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हमने इसको लिख देते हैं। तो ये जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है ये आपका नाइट्रोजन होता है। ठीक है, एक यहाँ पे लिख दीजिए हीलियम, ऑक्सीजन और ये आपका नाइट्रोजन, यानी कि ये 3 तरीके के गैसेस स्कूबा डाइवर्स अपने साथ लेके चलते हैं जब वो पानी में जाते हैं, जो उनके साथ टैंक होती है। अब उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, इसका मैं आपको ये क्वेश्चन तो अगर आएगा तो यहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रिक याद रख लीजिए, बहुत आसान ट्रिक है। ये बताइए कि जो आपका एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कॉम्पोजिशन किस गैस की है, सबसे ज्यादा कॉम्पोजिशन किस गैस की है, कॉम्पोजिशन किस गैस की सबसे ज्यादा है, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन आपका सबसे ज्यादा होता है, नाइट्रोजन आपका लगभग 78% कुछ होता है। फिर आपका होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 21% होता है, और बाकी 1% जो रहता है उसमें आपके यहाँ पर अदर गैसेस आ जाती हैं। अदर गैसेस आपकी ये सिर्फ इस 1% में होती हैं, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और अदर गैसेस सिर्फ 1% में, और इस 1% में ही आपकी हीलियम गैस भी आती है। तो इसी से समझ लीजिए कि आप सबसे कम कंपोजिशन किसका होगा, ये सिर्फ एक तरीका है, ऐसा कोई रीजन नहीं था, सिर्फ एक तरीका है याद कराने का। तो हीलियम की कंसंट्रेशन तो सबसे कम होगी उनके टैंक्स में, यानी हीलियम तो सबसे कम होगा। अब हीलियम देख सकते हैं सबसे कम, यहाँ पे देखेंगे तो 11.7 11.7 हर जगह दिया हुआ है, तो 11.7 तो आपकी हीलियम होगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं डी में 32.1% था, तो डी तो गलत हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं हीलियम 56.2%, जो कि इन ऑप्शन में सबसे ज्यादा है, तो वो तो यहाँ पर हीलियम की नहीं होगी, तो ये भी गलत हो गया। अब बचा यहाँ पे ए और बी। अब हीलियम 11.7% यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक, अब हमें यहाँ पर बताना है कि अब ऑक्सीजन नाइट्रोजन में क्या क्या होता है। अब कौन गैस सबसे ज्यादा होती है, नाइट्रोजन होती है, तो नाइट्रोजन का कंपोजिशन तो ऑक्सीजन से भी ज्यादा रहेगा, होगा कि नहीं, सोच लीजिए, तरीका है। तो नाइट्रोजन जो रहेगा वो तो आपका सबसे ज्यादा रहेगा। तो अब नाइट्रोजन देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा दिया हुआ है, नाइट्रोजन कम दिया हुआ है, यानी बी भी गलत हो गया, ए आपका यहाँ पे सही निकल गया। जब ए सही निकल गया तो सोचने की क्या जरूरत है, ये एक बहुत बढ़िया ट्रिक है, अगर आपको ऐसी चीजें याद ना आ रही हो तो याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन ऐसा पूछता है तो। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ क्वेश्चन समझ में भी आया होगा और ये ट्रिक भी आपको अच्छी लगी होगी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर आ गए हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 अब यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर है और ये इंपॉर्टेंट भी थोड़ा सा यहाँ पर है, लिख लीजिए इंपॉर्टेंट। अब क्या दिया हुआ है, PA and PB आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कंपोनेंट्स A and B रिस्पेक्टिवली ऑफ एन आइडियल बाइनरी सोल्यूशन, यानी कि आपका एक A कंपोनेंट है जिसका वेपर प्रेशर PA दिया हुआ है और एक B कंपोनेंट है जिसका वेपर प्रेशर PB दिया हुआ है। ठीक, if XA represents the mole fraction of component A, the total pressure of the solution will be, यानी कि A कंपोनेंट जो है उसका आपको यहाँ पर मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है जो कितना है, यहाँ पे XA ये दिया हुआ है। तो अब हमें यहाँ पर बताना है कि टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, PT, हमें यहाँ पे PT निकालना है।
तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग मदद लेंगे डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। डेल्टन ने अपना एक प्रेशर का लॉ दिया था, इसमें उन्होंने कहा था कि पीटी जो होता है वो आपका पी टोटल यानी कि पी ए प्लस पी बी होता है, पी डैश ए प्लस पी डैश बी। इससे आपको यहाँ पर टोटल प्रेशर आपका निकलता है जब वहाँ पर दो कंपोनेंट्स का एक साथ, जब हमें यहाँ पे टोटल प्रेशर मतलब दो या उससे ज़्यादा कंपोनेंट्स के लिए आपको प्रेशर निकालना पड़ता है टोटल करके, तो डेल्टन्स लॉ ने ये लॉ दिया था डेल्टन ने, जिसके थ्रू हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैक्सिमम लेकिन दो ही कंपोनेंट के लिए यूज होता है जब वहाँ पे प्रेशर और मोल फ्रैक्शन दिया होता है। ओके, तो अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। अब पी डैश ए जो है, आपने राउल्ट्स लॉ एक पढ़ा होगा, राउल्ट्स लॉ का अभी टर्म आया नहीं है लेकिन राउल्ट्स लॉ के बारे में जान लीजिए। राउल्ट्स लॉ क्या होता है, ये आपका P इज इक्वल्स टू पी नॉट काई होता है, पी नॉट काई, यानी पी नॉट को यहाँ पे मैंने पी डैश यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। पी नॉट को मैंने यहाँ पर पी डैश यहाँ पर माना है, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व करने के लिए लिया, तो आप इसको याद रखिए, ठीक। अब यहाँ पर अगर आप ए कॉम्पोनेंट के लिए करें चाहे बी कॉम्पोनेंट के लिए, जैसे ए के लिए किया तो ये हो जाएगा पी नॉट ए और ये हो जाएगा काई ए। तो यही बस हमारा राउल्ट्स लॉ होता है कि हमारा जो प्रेशर रहता है वो डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन यहाँ पर इसमें लिक्विड इन लिक्विड की बात आती है, यहाँ गैस इन लिक्विड का केस नहीं आता है। गैस इन लिक्विड का केस के लिए हेनरी लॉ लगता है और लिक्विड इन लिक्विड के केस के लिए आपका यहाँ पर राउल्ट्स लॉ लगता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आइडियल बाइनरी सोल्यूशन दिया हुआ है, इसलिए ऐसा यहाँ पर है, ठीक। अब इसी के थ्रू अगर हम लोग यहाँ से निकालें पी डैश ए, ये यहाँ पे पी ए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहीं से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमने पी डैश ए को, ये पी डैश ए है, इसको मैंने मान लिया है, ठीक है। अब इसी को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्योंकि पी ए और पी बी दिया हुआ है तो हम इसको जो है पी ए और पी बी ही यहाँ पे मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप इसको इग्नोर कीजिएगा, ये आपका यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। इसको इग्नोर कीजिएगा, ये आपका सिर्फ पी और पी बी होगा। एक काम करते हैं, इसको इरेज ही कर लेते हैं सीधा, आप लोग के लिए ज़्यादा आसानी रहेगा। इसको पूरा लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो आपने देख लिया। तो डेल्टन के लॉ की मदद से हमें बस यहाँ पे ये निकालना है। थोड़ा सा राउल्ट लॉ का भी यहाँ पे केस लगेगा, उसको करना आसान है, कोई तरह बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट केस नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं, पेन ले लेते हैं। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो P टोटल जो है वो आपका यहाँ पर पी ए प्लस पी बी हो जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे पी ए आपका दिया हुआ है वेपर प्रेशर और पी बी वेपर प्रेशर दिया, तो हम यहाँ पे डैश का यूज नहीं करेंगे ना नॉट का, तो पी ए प्लस पी बी। तो अब पी ए को जो है वो आप यहाँ पर पी नॉट ए का ये से रिप्लेस कर लीजिए और पी बी जो है उसको आप यहाँ पर पी नॉट बी का भी से रिप्लेस कर लीजिए, ठीक। अब इसी के थ्रू हमारा निकल जाएगा। अब ये काई को आप वैसे यहाँ पर एक्स पढ़िए क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर यहाँ से अब हम पी टोटल निकालें तो आ जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक चीज और रिलेशन जान लीजिए। एक रिलेशन आपका यहाँ पे और होता है, वो होता है कि आपका एक्स ए प्लस एक्स बी, यानी कि जब मोल फ्रैक्शन हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है और वो हमारे 1 के इक्वल हो जाता है, क्योंकि इसी समझ लीजिए कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाएंगे तो एक ही सोल्यूशन बनेगा। अगर एक तरीके से सॉल्यूट एक तरीके से सॉल्वेंट तो एक ही सोल्यूशन बनेगा, हजारों सोल्यूशन सही बनने वाले, तो ये हमेशा 1 के इक्वल ही रहेगा। और यहाँ से अगर आप एक और रिलेशन निकालेंगे तो एक्स से आपका यहाँ पर 1 माइनस एक्स बी भी बन सकता है कि नहीं, बन सकता है कि नहीं, बिल्कुल बन सकता है। तो अब इसी को सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो पी नॉट ए है इसको हम यहाँ पर मान लेते हैं एक्स ए को, यहाँ एक्स ए हम ले लेते हैं, तो एक्स ए जो होगा ये आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक। अब यहीं पे आगे इसको करिए, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब यहीं से हम इसको निकाल लेते हैं, ये आपका हो जाएगा, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं पी नॉट ए और ये माइनस का एक्स बी प्लस का एक्स बी हो जाएगा, सॉरी क्योंकि ये अलग है, इसको ब्रैकेट में लेके चलिएगा, ठीक। तो अब ये एक्स बी यहाँ से कॉमन है, तो यहाँ पे हम जब इसको करेंगे
तो ये आपका यहाँ पर कुछ ऐसा आंसर यहाँ पे आएगा, ये आपका पी नॉट ए और पी नॉट बी, ठीक है। ऐसा शायद आंसर आपका यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने XA की टर्म्स को एलिमिनेट नहीं किया, XB की टर्म्स को यहाँ पे एलिमिनेट किया है। हमने यहाँ पे XB के टर्म्स से यहाँ पे एलिमिनेट करके लिया है, तो यहाँ पे अब हमें इसे XB के टर्म्स में यहाँ पे लिखना, XB के टर्म्स को हमें यहाँ पे एलिमिनेट करना होगा, XA के टर्म्स को हमने लेना पड़ेगा। तो एक बार तो इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से सॉल्व कर लेते हैं। वैसे ये तरीका भी आपके यहाँ पे सही है, आप देख सकते हैं, चाहे तो इसे इरेज कर लेते हैं। एक बार फिर से हम इसे पूरा सॉल्व करते हैं। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लोगे तभी तो भाई क्वेश्चन लगेगा, टेंशन ले लोगे तो कैसे होगा। और सिंपल सा बात ये देखो, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लोगे अपना काम बन जाएगा। टेंशन ना लो, क्वेश्चन को उड़ाते चलो, ठीक है। तो अब यहाँ से हम पेन ले लेते हैं एक बार फिर से, ये आपका हो गया, ठीक। तो अब हमने जैसे यहाँ देखा था कि XA प्लस XB इक्वल्स टू 1 होता है। हमें यहाँ पर XA की टर्म्स को यहाँ पर नहीं एलिमिनेट करना है, तो हम यहाँ पे XB की टर्म्स को सीधा लिख देंगे 1 माइनस XA। ये ऐसे भी यहाँ पे यूज हो सकता है, कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। तो अब इसी को हम आगे लिखते हैं, तो ये P टोटल जो है ये हो जाएगा आपका P नॉट A। हमें XB की टर्म्स को एलिमिनेट करना है, तो P नॉट A XA ये हो जाएगा आपका प्लस P नॉट B, और ये हो जाएगा 1 माइनस XA। अब इसी को हम आगे सॉल्व करते हैं, तो P टोटल हो जाएगा आपका P नॉट A XA प्लस P नॉट B माइनस का P नॉट B XA। अब यहाँ से अगर हम चलें और कॉमन निकालें तो P टोटल आपका कितना निकलेगा, P नॉट B, और ये हो जाएगा प्लस का XA कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका P नॉट A माइनस का P नॉट B। और क्योंकि यहाँ पे PA और PB के टर्म्स में लिखा हुआ है तो इसको बस हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, PT इक्वल्स टू PB प्लस XA, और ये हो जाएगा आपका PA माइनस PB। तो दिस इज द कंप्लीट आंसर जो हमें यहाँ पर चाहिए, ये आपका सही हो जाएगा। हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर P नॉट B को PB से रिप्लेस कर दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और P नॉट A को हमने PA से रिप्लेस कर दिया है। तो ये आपका यहाँ पे सही होने वाला है, जो कि ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिस इज द करेक्ट आंसर। अब देख लीजिए आपको यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, आई थिंक ये आपको शायद PB के टर्म्स में मैंने इसको लिखा है, तो ये आपका यहाँ पर C, हाँ बिल्कुल ये C सही हो जाएगा। तो C यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, अच्छे लेवल का था, टिपिकल था, तो इम्पॉर्टेंट भी है, और इसको मैं चाहूँ तो इसको आप स्टार मार्क पे आप यहाँ पे करके रख लीजिए। स्टार मार्क करके क्वेश्चन काफ़ी ज़रूरी होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आ सकता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और लेवल क्योंकि एनहांस हर साल होता रहेगा तो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसकी प्रैक्टिसिंग करते रहिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अब आ गया एक सिंपल सा क्वेश्चन, राउट्स लॉ बिकम्स अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ व्हेन, यानी कि राउट लॉ जो होता है वो और कुछ नहीं बल्कि एक हेनरी लॉ का ही एक स्पेशल केस बनता है। हमने गैस एंड लिक्विड के लिए क्या देखा था कि गैस को जब हम लिक्विड में बात करते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी की, तो वहां पे आपको हेनरी का लॉ मिलता है, हेनरीज लॉ मिलता है, ठीक है। जब लिक्विड को लिक्विड में डालते हैं, लिक्विड इन लिक्विड, तब यहाँ पे आपको राउट लॉ का बात मिलता है, राउट्स लॉ की बात आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब हेनरीज लॉ क्या होता है, यहाँ पे मैं हेनरी से लिख देता हूँ, हेनरी, और ये हो गया आपका राउट। तो अब हेनरी क्या बताती है, P इक्वल्स टू KH काई, और राउट क्या बताता है, P इज इक्वल्स टू P नॉट काई। तो अब देख सकते हैं इन दोनों में डिफरेंस कहाँ आ रहा है, बताइए। P भी आपका सेम है, P सेम है, प्रेशर दोनों का सेम है यहाँ पे टर्म्स में, यहाँ पे आपका काई भी सेम है, तो काई से ही प्रॉब्लम नहीं। डिफरेंस कहाँ देखने को मिल रहा है, डिफरेंस जो आपको मिल रहा है वो ये यहाँ पे KH और P नॉट में, यानी कि यहाँ पर जो KH है वो P नॉट के बराबर आ गया है, और इसी वजह से राउट लॉ जो रहता है वो हेनरी लॉ का एक स्पेशल केस बन जाता है, क्योंकि दोनों में टर्म्स जो रहती हैं वो सेम यूज होती हैं, सिर्फ KH जो रहता है वो P नॉट से डिफर करता है। P नॉट आपका यहाँ पर राउट्स कांस्टेंट कर सकते हैं अगर ऐसे कहना हो तो, नहीं तो ये प्योर सॉल्वेंट का यहाँ पे वेपर प्रेशर होता है, ठीक। अब KH खाली यहाँ पे P नॉट से डिफर करता है, तो आई थिंक ये आपको ए ऑप्शन में दिख रहा है, तो ए आपको यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ए में आपका देख लीजिए, अगर दिख ना रहा हो तो KH इक्वल्स टू P नॉट लिखा हुआ है, तो ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन, सोल्यूशन विच डज नॉट ओबे राउल्स लॉ आर। अब देखिए दो तरीके के सोल्यूशन आपके होते हैं, एक होता है आपका आइडियल सोल्यूशन और एक होता है आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब आइडियल नॉन आइडियल में क्या डिफरेंस होता है, ये जो रहता है ये राउल्ट लॉ को मानता है, जो आपका राउल्ट्स लॉ होता है ये उसको समझता है, मानता है, यानी उसको ओबे करता है। और जो नॉन आइडियल होता है वो क्या करता है, वो राउल्ट्स लॉ को कभी भी ओबे नहीं करता है, राउल्ट्स लॉ को ओबे ही नहीं करता है। ये पूछा है कि कौन ओबे नहीं करता है, वो आपका नॉन आइडियल होगा, तो यहाँ पर आइडियल होगा नहीं और नॉन आइडियल सोल्यूशन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, इस वर्ल्ड में अभी तक कोई भी ऐसा सोल्यूशन नहीं हुआ जो कि पूरी तरीके से 100% आइडियल हो, कोई ना कोई कमी वहां पे आ जाती है जो बता देती है कि ये 100% आइडियल नहीं है और ना हो सकता है, कभी भी नहीं, ठीक है। नॉन आइडियल सोल्यूशन हमें मैक्सिममली मिलते हैं, आइडियल बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि आइडियल सोल्यूशन हमें मिल जाए 100% प्योरली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, याद रखिएगा इस बात को। The solution which show large positive deviation from Raoult's law form, यानी कि अब हमें यहाँ पे बताना है कि राउल्ट लॉ का ऐसा कौन सा सोल्यूशन होता है जो कि लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। अब ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पे कुछ एजियोट्रॉप्स वगैरह लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप जान लीजिए कि एजियोट्रॉप्स पहले क्या होता है। एजियोट्रॉप्स आपके क्या होते हैं, एजियोट्रॉप्स जो होते हैं वो एक ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें आप किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल चेंज कर दीजिए, कोई भी केमिकल चेंज कर दो, कोई भी केमिकल चेंज करना, चाहे उसको बॉयल करना या कुछ भी करना, ठीक है, तो उसकी वजह से जब इसकी कॉम्पोजिशन में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, कॉम्पोजिशन जो होती है यानी कि जो इसकी कंसंट्रेशन होती है उस पर जब भी कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, नो इम्पैक्ट, कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तब वैसे कंपोनेंट्स को हम लोग यहाँ पर एजियोट्रॉप्स कहते हैं। यानी कि ऐसे कंपोनेंट्स जिसको आप कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल करें या हीट करें और कोई भी केमिकल चेंज कराएं जिसकी वजह से उसके कंपोजिशन पे कभी भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, वो जितना है वो उतना ही रहेगा, ना वो गायब होगा ना वो बढ़ेगा, तो ऐसे कंपोनेंट्स को हम लोग वहां पे हमेशा एजियोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है, समझ गए एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम बॉइलिंग और मिनिमम बॉइलिंग लिखा हुआ है। अब स्पेसिफिक कंपोजिशन स्पेसिफिक रहेगा क्योंकि कंपोजिशन कोई चेंज नहीं करता, कंपोजिशन स्पेसिफिक है, ठीक। अब यहाँ पर नॉन आइडियल जो रहता है, उससे पहले यहां पे हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक। अरे एक मिनट, तो एजियोट्रॉप्स आप यहाँ पे समझ ही गए होंगे कि एजियोट्रॉप्स आपका यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, एजियोट्रॉप्स आप समझ गए। अब हम यहाँ पे चलते हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इनकी तरफ लेते हैं, ठीक। तो अब आपका जो नॉन आइडियल होता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन आपका राउल्ट लॉ को ओबे नहीं करता है, और नॉन आइडियल सोल्यूशन जो रहता है वो यहाँ पर दो तरीके के एजियोट्रॉप्स बनाता है, एक होता है आपका मिनिमम बॉइलिंग और एक होता है आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम मैक्सिमम का केस यहाँ पर आता है, ठीक। और यहाँ पर जब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनते हैं नॉन आइडियल में, जब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं तो वहां पर किसका खेल आता है, वहां पर खेल आता है आपका पॉजिटिव डेविएशन का। यानी कि नॉन आइडियल सोल्यूशन से दो तरीके की डेविएशन मिलती है, एक होता है आपका पॉजिटिव डेविएशन जो कि आप समझ गए, और पॉजिटिव समझ गए तो मैक्सिमम से मतलब समझ जाएंगे, वो होता है आपका और कुछ नहीं बल्कि निगेटिव डेविएशन। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन में हमें दो तरीके की डेविएशन देखने को मिलती है, जो कि होता है आपका यहाँ पर, ये स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, होता है एक पॉजिटिव होता है, एक होता है आपका नेगेटिव, यानी पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन। जब पॉजिटिव डेविएशन का केस आता है तो वहां पर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनते हैं। अब ऐसा क्या रीजन होता है, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन में क्या रहता है, जो ए बी इंटरेक्शंस होती हैं वो यहाँ पर कमजोर होती हैं ए और बी से। ये जो यहाँ पर इंटरेक्शन रहती है ए बी की, वो ए और बी से कमजोर रहती है, यानी कि दो सेम तरीके के कमजोर होते हैं बी से। यानी कि जैसे आपने ए मतलब कि क्लोरोइथेन ब्रोमोइथेन, ये आपके दो सेम तरीके के कंपोनेंट्स हैं, या हेप्टेन और ऑक्टेन, तो ये सेम तरीके के कंपोनेंट्स हैं। और जब इनकी कंसंट्रेशन जब ज्यादा मानी जाती है दो अलग तरीके, जैसे कि मान लिया आपने क्लोरोफॉर्म एसीटोन, तब उस केस में आपका यहाँ पर ए बी इंटरेक्शन जो होता है वो कमजोर होता है, और उस केस में आपका यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन या मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप आपका यहाँ पर आता है। अब मैक्सिमम ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, मैक्सिमम में क्या हो जाएगा, ये आपका मिनिमम का है, याद रख लीजिएगा। अब मैक्सिमम में क्या होगा,
यही जो ए बी है ये आपका यहाँ पर स्ट्रांग हो जाएगा ए या बी बी से, ये आपका यहाँ पर तगड़ा हो जाएगा। तो ये आपका सही होगा, ये होगा। ठीक, अब इसे समझ लीजिए ये अब आपका यहाँ पे क्या बनने वाला है। क्वेश्चन में आई थिंक इतना डीप में तो पूछा नहीं था, लेकिन आपने अब डीप में बहुत सारी चीजें यहाँ पे समझ ली नॉन आइडियल में जब पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन आता है। ठीक, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि द सोल्यूशन विच शोज लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, बहुत बड़ा पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, यानी कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपी यहाँ पर आएगा। बॉइलिंग होगा एक चीज, और ये मिनिमम यहाँ पर बॉइलिंग होता है। कभी कभी ऑप्शंस में यहाँ पे फ्रीजिंग भी दे देता है, लेकिन फ्रीजिंग नहीं होता है, ये आपका बॉइलिंग होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ठीक, पॉजिटिव डेविएशन के लिए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होगा, आई थिंक बी में है, बी आपका यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन में भी दिया हुआ है, फ्रीजिंग वर्ड यहाँ पर यूज कर दिया है। तो ये जहां भी फ्रीजिंग देख लेंगे गलत मार दीजिएगा, सीधा का सीधा उसको उड़ा दीजिएगा, कभी भी फ्रीजिंग आपका केस नहीं बनेगा जब आप राउल्ट लॉ में डेविएशंस वगैरह की बात करेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द सॉल्यूशन विच शो लार्ज नेगेटिव डेविएशन। अभी मैंने बात की है जस्ट पीछे, अभी मैंने यहाँ पे बात की है। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपका दिया हुआ है मैक्सिमम, ये होता है नेगेटिव के लिए, तो यही हमें यहाँ पे बताना है। तो आई थिंक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप सी में दिया हुआ है, सी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, कुछ यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ा करने का। फॉर एन आइडियल सोल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज। अब हाँ, यहाँ पर एक और बात आता है कि हम कैसे पहचानें कि आइडियल और नॉन आइडियल में एक बात होती है, डिफरेंस कभी कोई आता है, वो होता है आपका यहाँ पे वी मिक्स और एच मिक्स का। ये आपका वॉल्यूम होता है और ये आपका एच मिक्स, आप सोचिए क्या होता है। ठीक है, तो वी मिक्स और एच मिक्स जो रहते हैं, जब इनकी वैल्यू 0 के बराबर ना हो तब ऐसा केस किसमें बनता है, ऐसा केस आपको देखने को मिलता है नॉन आइडियल में। नॉन आइडियल में कभी भी डेल्टा वी मिक्सचर और डेल्टा एच मिक्सचर कभी भी 0 के बराबर नहीं होते हैं, ये जब नॉन आइडियल की बात होती है। अब यहाँ पे आइडियल जो होता है, आइडियल में ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, यानी क्या होगा, वी मिक्स जो रहेगा और कॉमा एच मिक्स जो रहेगा, ये दोनों ही आपके 0 के बराबर हो जाएंगे, यानी दोनों 0 के बराबर होंगे तो आइडियल सोल्यूशन यहाँ पर हो जाएगा। वही पूछा है आई थिंक। तो आइडियल में क्या दिया हुआ है, वी मिक्स और एच मिक्स 0 आएंगे। कांस्टेंट का टर्म कभी यूज मत कीजिएगा, कांस्टेंट कभी यहाँ पर टर्म यूज नहीं होता है, ये चीज को याद रखिएगा। कांस्टेंट जहाँ देखेंगे उसको हटाइएगा अगर आइडियल नॉन आइडियल में बात है। कभी भी कांस्टेंट टर्म यूज नहीं होगा, वहां पे 0 का टर्म यूज होगा या नॉट 0 के टर्म्स यूज होंगे, लेकिन कांस्टेंट शब्द वहां पे कभी यूज नहीं होगा। तो अब देख लीजिए जहाँ पे आपको दिया हुआ है, आई थिंक ए ऑप्शन में दिया हुआ, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन ऑफ फिनॉल एंड एनालिन। अब यहाँ पर बात आ गई है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की। तो जितने भी आपके क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं सोल्यूशन से, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और वेंट ऑफ फैक्टर को छोड़ देता हूँ, तो वो आपके ज्यादातर आते हैं इन्हीं दोनों चीजों से। नॉन आइडियल में पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन से ही ज्यादातर सवाल आपके सोल्यूशन से आते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव से ही आपके सवाल यहाँ पे ज्यादातर बनते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, तो अब ये देख लीजिए यहाँ पे। तो अब फिनॉल और एनिलिन जो रहता है वो यहाँ पर आपका कैसा है, यहाँ पे कैसा यहाँ पर इंट्रैक्शन हो रहा है, ए है या ए बी है, यानी दो अलग तरीके के हो रहे हैं या दोनों सेम तरीके के हो रहे हैं। सोचिए, बिल्कुल सही, यहाँ पे दो अलग तरीके के हैं, यहाँ दो अलग तरीके के यहाँ पर हैं। ओके, यहाँ पर जितने भी आपके एग्जाम्पल्स वगैरह दिए हुए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन से रिलेटेड, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके कई सारे बुक्स में दिए हुए हैं, उन सारे एग्जाम्पल्स को अच्छे से देखिए, क्योंकि उन्हीं एग्जाम्पल्स में से बहुत बार ये चीज़ पूछा जाता है, चाहे वो आपका CBSE का एग्जाम हो या कोई बोर्ड एग्जाम किसी और बोर्ड का भी हो, चाहे CUT हो, चाहे नीट जे, जितने भी एग्जाम्स होते हैं सब में इनसे सवाल जरूर आता है कि उनके एग्जाम्पल्स को आप लिखिए या उनके एग्जाम्पल कौन से होते हैं ये बताइए। तो इसका जो मैं सारे एग्जाम्पल्स जितने भी इन सबके होते हैं मैं आपको कवर अप जरूर कराऊंगा, जब हमारा शॉर्ट नोट वाला सीरीज इस चैप्टर में आएगा तब हम यहाँ पर इसको जरूर कराएंगे, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो अब क्योंकि ये यहाँ पर दो अलग तरीके के इंटरेक्शन है, ए बी है, तो हमारा ये कैसा होगा, ए बी हमारा किसमें स्ट्रांग होता है, ए बी हमारा नेगेटिव डेविएशन में स्ट्रांग होता है, यानी मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होते हैं। ठीक है, तो अब नेगेटिव डेविएशन आई थिंक ए में दिया हुआ, तो ए आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सोल्यूशन ऑफ ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन। अब क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे बताइए फिर से क्या है, यहाँ पे ए है या ए बी है, क्या है यहाँ पे, बिल्कुल सही ए है, क्योंकि यहाँ पर ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन वर्ड दोनों सेम है, कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे किसी भी तरीके का अलग से इंटरेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, दोनों सेम फेज में ही रहेंगे, अलग फेज में नहीं है, दोनों में इथेन इथेन शब्द से याद कर लो भाई, छोटा सा ट्रिक है, हेप्टेन ऑक्टेन
हेक्सेन, सेप्टेन या ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन, ये सब बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं। लास्ट में बस क्या रखेगा, लास्ट के वर्ड्स दोनों में सेम रहेंगे, तो वहां पर वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप यानी कि पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। ओके, तो अब देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नॉन आइडियल सोल्यूशन, ना ये नहीं होगा। इज आइडियल सोल्यूशन, बिल्कुल सही, ये यहाँ पे सही, बाकी सब यहाँ पे टाटा बाय बाय कर दो, खत्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है, द सोल्यूशन दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब देखिए यही क्वेश्चन फिर से घुमा दिया, अब यहाँ पर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप पूछ दिया, यानी कि यहाँ पे हमें बताना है कि पॉजिटिव डेविएशन से, अरे पॉजिटिव कह रहा हूँ, ये आपका यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव डेविएशन का यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल एक बार फिर से यहाँ पे पूछ लिया है। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे देखिए कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन जो हैं ये आपके पॉजिटिव डेविएशन या मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप के यहाँ पर हैं। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स या पॉजिटिव डेविएशन के ये यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, तो ये आपका नहीं होगा, यानी कि ए जो है वो तो आपका पहले गलत हो गया। क्लोरोफॉर्म एसीटोन, हाँ ये हो सकता है, लेकिन आगे भी देख सकते हैं। बेंजीन प्लस टोलुएन, अब यहाँ क्या है, ए इंट्रैक्शन यानी कि पीबी, लास्ट में यहाँ पे इन यहाँ पे दिया हुआ है, इन का मतलब क्या, ए इंट्रैक्शन यानी कि सेम तरीके का, सेम फेज में, तो क्या हो गया आइडियल, एंड मीन्स हो गया आपके पॉजिटिव में। तो ये आपका यहाँ पे पॉजिटिव है, तो नेगेटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप पूछा है। मैक्सिमम बॉइलिंग का मतलब नेगेटिव डेविएशन, मिनिमम बॉइलिंग का मतलब पॉजिटिव डेविएशन, तो ये भी आपका गलत हो गया। एन हेक्सेन एन हेप्टेन ये भी सेम है, तो ये भी गलत हो गया, सिर्फ बी बचा है, बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया। कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है यार, इसके एग्जांपल्स डायरेक्टली याद कर लो, ज़्यादा डीप में घुसने की भी जरूरत नहीं है, एग्जांपल ज़्यादातर याद रख लो, वही बात है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इन पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, अब यहाँ पर पूछा है कि राउल्ट्स लॉ का पॉजिटिव डेविएशन। अब मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, क्या होता है, ए बी इंट्रैक्शंस जो रहते हैं वो आपके यहाँ पर कमज़ोर होते हैं जब सेम फेज में दो यहाँ पे कंपोनेंट्स दिए हो, यानी कि ए और बी से ए बी इंट्रैक्शन यहाँ पर कमज़ोर होता है, और तब हमें यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन का केस देखने को मिल जाता है। पॉजिटिव डेविएशन ये होता है आपका केस। पॉजिटिव डेविएशन में ए बी इंट्रैक्शंस कमज़ोर होंगे, तो आई थिंक यहाँ पे ए में दिख रहा है, तो ए आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, ये जो इक्वल की बात होती है, यानी देखिए एक केस आपका देखिए ये बनता है कि ए बी इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होते हैं ए बी बी से, तो ये तो आपका नेगेटिव डेविएशन का केस आ गया, यानी कि ये नेगेटिव डेविएशन का केस आ गया। अब एक होता है जब इसमें ए बी जो रहते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, यानी कि सेम फेज में या अलग अलग फेज में हो, दोनों ही तरीके के जब यहाँ पर ये इक्वल होते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, ए बी इक्वल टू ए या बी बी होता है, कोई भी इंट्रैक्शंस में कोई सी भी तरीके कोई भी डिसिमिलैरिटी नहीं, दोनों सिमिलर इक्वल होते हैं, तब वहाँ पर ये आइडियल बिहेवियर शो करता है, जो कि ऐसा होना बहुत ही नामुमकिन के बराबर है, बहुत रेयरिटी होती है। तो ये चीज़ भी कभी कभी यहाँ पे पूछ लेती है, लेकिन ज़्यादातर ये और यही पूछ जाती है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आखिरी क्या है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इज अ मिक्सचर विच डज नॉट अंडरगो एनी चेंज इन इट्स कंपोजिशन। अब यहाँ पे देखिए बता दिया कि एजियोट्रॉप यहाँ पे क्या होता है, मतलब कि एजियोट्रॉप या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऐसा मिक्सचर या ऐसा कंपोनेंट जिनके कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है, चाहे तुम कुछ भी कर दो। दिस मिक्सचर बॉइल्स एट व्हाट टेम्परेचर। अब भैया टेम्परेचर मैंने अभी क्या बताया था, टेम्परेचर कैसा होता है, क्या हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं या टेम्परेचर कम करते हैं, टेम्परेचर में ही चेंज नहीं करते हैं, सोचिए जरा एक बार। बिल्कुल सही, टेम्परेचर में यहाँ पे हम कोई चेंज नहीं करते हैं, यानी कि टेम्परेचर जो रहता है वो आपका यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, यानी कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एजियोट्रॉप में टेम्परेचर जो रहता है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो अब आगे चलते हैं। आई थिंक अब यहाँ पे स्लाइड अब खत्म हो चुकी है, तो उम्मीद करता हूँ मैंने जितने भी क्वेश्चंस आज आपने यहाँ पे सॉल्व किए हैं आपको सब के सब यहाँ पर अच्छे लगे होंगे, और अगर अच्छे लगे तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, फिजिक्स गेम को सपोर्ट कीजिए, कमेंट करिए, और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए। जितना आप शेयर करेंगे उतने हमें यहाँ पे मोटिवेशन मिलती रहेगी कि हम आपके लिए और ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस समझाने वाले और ये सब वीडियोस आप सबके लिए ला पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं जल्द ही अपने नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट जो हमारा यहाँ पर होगा वो होगा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि होगा आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और वैन हॉफ फैक्टर पे रिलेटेड वहाँ पे सवाल होंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।